हमारा जो इलाका है जवानों का और किसानों का इलाका है। यदि हमारी सरकार आती है तो किसानों को एमएसपी का भाव देंगे फसल का। और जो ये अग्निवीर की बात है, ये अग्निवीर की व्यवस्था को समाप्त करके और नियमित भर्ती हम शुरू करवाएंगे, ये हमारी सरकार का वादा है। इसके साथ ही साथ जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे। बदलाव जरूरी है क्योंकि ये सरकार आपने देखी 10 साल खट्टर सरकार, बड़े आशाओं के साथ लोगों ने मौका दिया था। प्रजातंत्र में कोई बात कहे, कोई राजनीतिक दल लोग विश्वास करें, उनको मौका दे, ये स्वाभाविक है। भाजपा ने अच्छे दिनों का नारा दिया था, आपने देश प्रदेश में उनको मौका दिया। ये सरकार बनी हरियाणा में, देश में और हरियाणा दोनों जगह। 10 साल ये जो खट्टर सरकार हरियाणा में रही, आज इनके काम का आकलन करने का समय आया है, तराजू पे तोल के फैसला करने का समय आया। इनने क्या किया? जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मापदंडों में देश में सबसे आगे के राज्यों में गिनती होती थी कि हरियाणा सबसे विकसित राज्यों में से एक है, आज जो विकास में नंबर 1 था हरियाणा, वो विकास दर में तो 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया। मगर देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 छोटी बात नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, या हम विपक्ष में नहीं कह रहे, ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने संसद के अंदर मेरे प्रश्न के उत्तर में, इसी सत्र में 2 महीने पहले इसी सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने यह जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जवाब दिया। मैंने पूछा था कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है, भारत सरकार का जवाब आया संसद के अंदर कि हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और 2014 के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी। और क्यों हुई वो बेरोजगारी? इसीलिए हुई 10 साल में ना तो निवेश हुआ, ना कोई नया औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई शिक्षा का नया कोई संस्थान हरियाणा में, ना कोई बड़ी परियोजना आई, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई नया विश्वविद्यालय। 10 साल के अंदर ना कोई निवेश हुआ, निजी क्षेत्र में नहीं, और सरकारी क्षेत्र की 2.5 लाख नौकरी समाप्त कर दी गई। जो बची वो या तो कच्चों में परिवर्तित कर दी गई कौशल निगम के माध्यम से, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, क्योंकि कच्ची नौकरी है, पेंशन नहीं है, ना पेंशन ना रिजर्वेशन, और बिना मेरिट के बैकडोर से कच्चे में, जैसे फौज में कच्ची में, हरियाणा में भी कौशल निगम से कच्चों में परिवर्तित कर दी गई। केवल 5 साल में, पिछले 5 साल में भी आखिर में आकर एक ग्रुप डी की नौकरी निकाली, और इस 5 साल में भी बाकी जो नौकरियां निकली वो तो भर्ती घोटालों की, पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई। फिर भी कुछ लिस्टें निकली। बड़ी नौकरियों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। आपने देखा होगा एसडीओ की नौकरी निकली 2020 में 99 में से एसडीओ में 77 बाहर के। उसके बाद आपने देखा 78 एसडीओ इलेक्ट्रिकल लगाए, 78 में से 76 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। एचसीएस की नौकरी निकली, एचसीएस की नौकरी में 38 हरियाणा के बाहर के। हमें किसी, ये सभी का देश है, हमें किसी प्रदेश के नौजवान कहीं लगे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाकी किसी प्रदेश में अगर हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा तो हरियाणा का नौजवान हरियाणा के अंदर। अभी बीडीओ की निकली, पंचायती राज, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, पंचायतों में काम करना है। 7 बच्चे लगे, 7 में से 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। हरियाणा की पंचायतों में काम करने के लिए दूर दराज प्रदेशों से दूसरी भाषा बोलने वाले हरियाणा में कैसे उपयुक्त हो सकते हैं? खट्टर साहब ही बताए। बड़ी नौकरियों में मौका मिला नहीं, केवल ग्रुप डी की नौकरी एक बार 2019 में निकाली और उसके बाद सीटी के चक्कर कटा दिए और आखिर में दोबारा से उसमें ऐसी क्वालिफिकेशन के बच्चे लगे, वो अपनी नौकरी छोड़ के चले गए, दोबारा से वैकेंसी बन गई, दोबारा ग्रुप डी की नौकरी। इलेक्शन के टाइम 5 साल तक घुमा घुमा के दोबारा ग्रुप डी की नौकरी निकालने का काम किया। और उसके साथ साथ अग्निपथ, उसके साथ साथ ऐसी योजना आ गई अग्निपथ, जय जवान जय किसान का नारा दिया था स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उस नारे की गूंज, जय जवान जय किसान की गूंज अगर देश के किसी कोने में एक सुनाई देती थी तो वो दक्षिणी हरियाणा हीरवाल के इस कोने में दे जय जवान जय किसान, हर गांव में। और यही खड़े होकर मैंने संसद में कहा कि ये वो इलाका है जिस इलाके में, इस इलाके की क्या पहचान है। ये मैं तो बचपन से इस इलाके में, और मैं कह सकता हूं
कि सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन कोसली हल्का और दक्षिणी हरियाणा मेरी कर्म भूमि है। इस बात का मुझे गौरव प्राप्त है। इस बात का मुझे गौरव प्राप्त है कि हुड्डा साहब चुनाव लड़ते थे 91 में। मैं स्कूल का स्टूडेंट था, मेरी ड्यूटी कहीं लगती थी तो जो बहन जी पुराना जो कोसली हल्का, मेरी यही ड्यूटी लगती थी 91 में, 96 में, 98 में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइन से अलग हो गए लेकिन दोबारा आएंगे अग्निपथ योजना पे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी कह रहे थे, दान सिंह जी ने जो बात कही कि भाई एक आध चुनाव में नतीजा उतना अच्छा नहीं रहा, मगर मैं और फिर भी एमपी साहब यहाँ आते रहे और एमपी साहब को फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्यों दान सिंह जी, ये वो इलाका है, ये कोसली हल्का, ये वो इलाका है। हमारे परिवार ने, चौधरी रणबीर सिंह जी ने यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़े, हुड्डा साहब ने 5 लोकसभा के चुनाव लड़े, मैंने 4 लोकसभा के चुनाव लड़े, हमारे परिवार ने 13 बार लोकसभा के चुनाव लड़े। एक आध इलेक्शन को छोड़कर ये कोसली हल्का है, एक एक गांव ने पूरा आशीर्वाद दिया यहाँ से, वो कैसे भूल सकते हैं। हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ से आशीर्वाद लेके लोकसभा में पहुंची हैं। मैं समझता हूँ कि भाई एक आध चुनाव देश के इतिहास में प्रजातंत्र है, एक आध चुनाव में, लेकिन हर चुनाव में यहाँ से आशीर्वाद मिला, चाहे दादाजी रहे हो, चाहे हुड्डा साहब रहे हो। और मेरी तो बचपन से यहाँ ड्यूटी लगती थी। बचपन में मैं आता था कि गांव में कोसली के, पुराने कोसली के, जाटूसाना के गांव नए हमारे जरूर जुड़े 2009 में, लेकिन पुराने तो, मगर ये हल्का तो एक ही। तो मैं समझता हूँ यही कारण है कि ये जो इस हल्के का और मेरा जो आपस का संबंध है वो कभी जो है, मैं समझता हूँ आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता में होंगे विपक्ष में होंगे, लेकिन आखिरी सांस तक कोसली हल्के के अपने परिवार के लिए, आप सब के लिए भाई जो कुछ हो सकेगा अपनी जान छिड़कूंगा कोसली हल्के के लिए, अपने कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता। मैं कर्म आदमी, किसी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक जो है बचपन होता है और एक जवानी होती है। मेरा बचपन भी यहाँ बीता है, मेरी जवानी भी यहाँ बीती है, मेरी एक कर्म भूमि है। मैं समझता हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है जहाँ उन्होंने गीता ज्ञान दिया था, कर्म सर्वोपरि और कर्म भूमि सर्वोपरि। तो ये मेरा हल्के के साथ ये रिश्ता है। खैर, हम बात कर रहे थे अग्निपथ की, जय जवान जय किसान की अगर गूंज कहीं सुनाई देती है। मैंने संसद में खड़े होकर कहा कि अगर देश में एक इलाका है जिसकी एक पहचान है, जहां हर घर में कोई फौजी है, कोई ऐसा घर नहीं जहां हर घर में कोई ना कोई फौजी है, कोई किसी के कोई भाई मिलेगा, किसी चाचा मिलेगा, किसी ताऊ, किसी दादे के परिवार में, हर घर में जहां फौजी है और हर घर और हर गांव में किसी ना किसी ने शहादत दी है, उस इलाके का नाम देश में केवल और केवल दक्षिणी हरियाणा की ये धरती है और कोई दूसरा इलाका नहीं। तो ये वो इलाका है। और यहाँ मांग कर रहे थे अहीर रेजिमेंट की। मैं संसद में खड़े होकर मैंने अहीर रेजिमेंट की हम मांग करते थे, मगर अहीर रेजिमेंट देना दूर है, सरकार ने लागू कर दी अग्निपथ योजना। अग्निवीर भर्ती किए गए। देश की आजादी से लेकर 2019 तक हर साल लगभग 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी, और हरियाणा में सबसे ज्यादा अपने इन 3-4 जिलों से होती थी। उस पक्की भर्ती को 2 साल भर्ती नहीं हुई कोविड में, कोरोना काल में, और कोविड में 2 साल भर्ती ना होने के बाद अग्निवीर की योजना आ गई, जिसमें 5,500 की पक्की भर्ती की बजाय पिछले साल 924 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, कुल 924। मगर इन 924 में से भी आपको पता है केवल 200-225 पक्के किए जाएंगे, 1/4, बाकी घर वापिस आ जाएंगे 4 साल के बाद। ये मैं समझता हूं कि कहां 5,500 की पक्की भर्ती अपने हरियाणा से और इस इलाके से हर साल सरकारें आई गई, चाहे भाई बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, सरकारें आई गई देश में, लेकिन 5,500 की पक्की भर्ती का क्रम खत्म नहीं हुआ है राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि फौज राजनीति से ऊपर उठ के। इसीलिए मैं राजनीति से ऊपर एक सरकार से पूछना चाहता हूं, इसकी मांग किसने करी? देश में ना तो फौज की मांग थी, क्योंकि जो जनरल अभी न जो नरवणे जो फौज के जनरल रिटायर हुए, उन्होंने कहा हम सारे आश्चर्यचकित हो गए, हमें पता नहीं था। ना तो फौज ने मांग करी, ना किसी पार्टी ने मांग करी, ना देश के नौजवान ने मांग करी,
ना किसी पार्टी के घोषणा पत्र में था, कोई भाजपा के घोषणा पत्र में ये बात नहीं थी, और ना ही फौज में कोई ऐसी कमी थी। ये तो वो फौज थी जिसने देश के हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया, चाहे कोई किसी की पार्टी की सरकार रही हो, चाहे 1971 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े इस फौज ने करने का काम किया, और चाहे 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हों, जब करगिल के अंदर देश के दुश्मन पाकिस्तान का अगर शीश झुकाने का काम किया तो उस देश की फौज ने झुकाने का काम किया। इस देश की फौज में कोई कमी नहीं थी, मगर आपने पक्की भर्ती कैंसिल कर दी, और इस फौज में आप ये अग्निवीर योजना ले आगे। पहले तो ऐसा होता था कि फौज में कोई चला जाए तो सगाई लेके घर पहुंच जाते थे, और अब अगर 18 में भर्ती होगी तो भाई जो 21-22 में घर वापस आ जाएगा, बिना पेंशन के घर वापस आ जाएगा। अब जो है, और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा, बीजेपी के एक महासचिव हैं, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव हैं भाजपा के, उनका बयान आया जब हमने संसद में आवाज उठाई कि अग्निपथ योजना गलत है, तो इतना घमंड कि उनका बयान आया कि जो अग्निवीर बिना पेंशन के वापस आ जाएंगे, हम देश में बीजेपी के आलीशान दफ्तर खोल रहे हैं, उन दफ्तरों में के आगे चौकीदार लगाने के काम आएंगे। मैं समझता हूं ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार और घमंड तो आनी जानी चीज है। अगर कुछ कायम रहा इस देश में तो इस जनता का स्वाभिमान कायम रहा है, देश की जनता स्वाभिमान का। भाजपा को इतना अहंकार नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि आज इन सब कारणों की वजह से देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, खट्टर सरकार की देन, केंद्र सरकार की देन। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, आज अगर देश में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था अगर खराब स्थिति हुई है, हर रोज आप देख रहे हैं कहीं अपराध की तरफ। हरियाणा की एक पहचान थी, एक नारा था, दूध दही का खाना, ऐसा था हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा। अपने हरियाणा में नशा भी आ गया है। नौजवान कहीं बेरोजगारी के, नशे के, अपराध के, डिप्रेशन के, कई जिलों में हरियाणा के पलायन कर रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा की हो गई। विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। 10 साल में कोई एक काम हरियाणा में किया नहीं, विकास की पटरी से उतार दिया। और हर वर्ग का अपमान अगर किया तो इस खट्टर सरकार ने किया। हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं। अगर सरपंच गए अपनी मांग मनाने के लिए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई हमारी बहनें अपनी मांगों के लिए, उन पे लाठीचार्ज, किसान 3 कृषि कानून जो बड़े उद्योगपति समूहों के, अदानी जैसे समूहों के इशारे पे हो रहे थे, उनके लिए किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों पे लाठीचार्ज। महिलाएं, हमारी बेटियां कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों ने अपने लिए न्याय मांगा तो बेटियों को भी आपने देखा किस तरीके से जंतर मंतर पे घसीटना काम। तो ये खट्टर सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसने हरियाणा को पटरी से उतारा और हमारे इलाके को भी पटरी से उतारा। मैं पूछना चाहता हूं, आज खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, आपके 10 साल कार्यकाल के रहे, मैं अब अपने इलाके की भी बात करता हूं। कोसली हलके में 10 साल में अभी बात चल रही थी कि जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो नहीं आए, मगर खट्टर साहब आप भी नहीं आए। 10 साल में एक बार आए, एक बार, वो भी पिछले 5 साल में एक बार आए। और पिछले 5 साल में एक बार जब आए थे तो जो कह के गए थे नर्सिंग कॉलेज, मैं पूछना चाहता हूं वो शुरू हुआ कि नहीं हुआ जो इन्होंने काम किया था? एक काम कह के गए थे, वो भी काम इन्होंने कोई शुरू किया नहीं। एक बार आए, 10 साल नहीं का। 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। हमारी भी सरकार रही थी, हमारी जब सरकार रही थी, चंडीगढ़ के अंदर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय हर हफ्ते कोसली के किसी ना किसी गांव के अंदर आपका बेटा आपके बीच में हाजिर रहता था। 10 साल हमारी सरकार रही थी। ये मैं समझता हूं कि एक अपने की और अपने की पहचान इससे होती है। 10 साल निकाल दिए, अब आप जो है उनको कहीं हम उलाहना लेके भी जाएं उनके पास तो क्या जाएं। और अब जब पता चल गया हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है, ये इस बात का अंदाजा हो गया भाजपा को, तो चेहरे बदल दिए। ये वही हरियाणा है जिस हरियाणा में पिछली बार नारा दिया था बीजेपी ने, आपको याद होगा। सरकार तो पिछली बार ही बदल देती, इन्होंने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? क्या दिया था? 75 पार। मगर
लोग इतने दुखी थे, 5 साल से ही दुखी हो गए थे। लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। 40 पे सुई रुक गई थी, 40 पे सुई रुक गई। और कांग्रेस और बीजेपी में प्रदेश में केवल 3900 वोटों का फर्क। अगर 3900 वोट पिछली बार 2019 में हमारी ज्यादा आ जाती कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी की 35 सीट। कांग्रेस की सबसे बड़ी दल होके उसी समय निकल जाते और और लोग कितने दुखी थे खट्टर सरकार के पहले चरण से, पहली चरण की जो खट्टर सरकार, उससे कितने दुखी थे, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 मंत्री उनके चुनाव में उतरे थे 2019 में। 14 में से 12 मंत्री दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचे। 75 पार के नारे के बाद एक एक मंत्री से कितने दुखी होंगे। उदाहरण आपको मैं एक एक का उदाहरण क्या दूं। सबसे बड़ा उदाहरण तो रावदान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, महेंद्रगढ़ से उनके शिक्षा मंत्री थे रामविलास जी, उनके इनके खिलाफ जो चुनाव, दान सिंह जी वहां पहुंचे। 14 में से 2 ही मंत्री वापस पहुंचे, खट्टर साहब और अनिल विज साहब। बाकी कोई मंत्री भी वापस नहीं पहुंच पाए, लोग दुखी थे। मगर इस बीच में एक और आई पार्टी, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, याद होगा उनका क्या नारा था, बीजेपी को करो जमना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, यही बात बनी। और दूसरे चरण की आई ऐसी सरकार, दुष्यंत और खट्टर बन गए ऐसे पक्के यार। हरियाणा में हो गया फुल भ्रष्टाचार, जनता करे हाहाकार। 5 साल निकाल दिए। अब देखना दुष्यंत चौटाला को मैं चुनौती उनको दी है, उनकी पार्टी को, जो उन्होंने बीजेपी खिलाफ वोट ली थी। अब मैं उनको आज चुनौती दे रहा हूं कोसली से, दुष्यंत चौटाला जी आप मैदान में आ जाना, आपकी पार्टी आ जाएगी। हरियाणा में 90 सीट हैं, एक किसी सीट से आपकी जमानत नहीं बचेगी, आज हम कहना चाहते हैं। क्योंकि जनता के साथ आपने विश्वासघात कर दिया। इतना बड़ा विश्वास क्या कहा लोगों को कि भाई 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया है, गठबंधन बन गया। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद अपने बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना था। 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को डबल इंजन से लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। और हरियाणा में महकमे बांट के आपस में, कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, माइनिंग का महकमा, खनन का महकमा किसके पास जाएगा, आपस में महकमे बांटकर 5 साल तक दोनों डबल इंजन से दोनों ने खाई मोटी मलाई। और अब राम राम करके भाई, दोनों भाई करके राम राम, ये होगा। अब चेहरे बदल लिए, पता चल गया इनको कि नाराजगी हो गई है। हरियाणा में पिछली बार 3900 वोटों से किस्ता बची थी, इन्होंने गठबंधन की, इस बार लोग नाराज हैं, हर वर्ग के लोग नाराज हैं। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने, नाराजगी हो गई तो चुनाव से 2 महीने पहले चेहरे बदल दिए। मगर मैं आज कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आपने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, आपने उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए, अब चेहरे क्या बदलोगे? अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब तो लोग हरियाणा की सरकार ही बदलेंगे। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, विश्वास है इस बार पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। हरियाणा में बदलाव होगा, हरियाणा में भी बदलाव होगा। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में बदलाव होगा तो हरियाणा विकास की पटरी पे फिर जाएगा। और हमारे संकल्प हरियाणा सरकार में, जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ इस गठबंधन ने 5100 पे धोखा कर दिया, उन बड़े बुजुर्गों को 4 महीने के बाद देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को दिलाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प कांग्रेस, हमारा संकल्प है। हम जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महंगाई से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली का राहत देने का, और हमारी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाने का काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 300 यूनिट बिजली में राहत देते हुए और 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प है। कर्मचारियों को जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाई थी, लेकिन अभी आकर बीजेपी ने दोबारा से उनकी पेंशन समाप्त कर दी, तो भाई हरियाणा में मौका मिलेगा। इस बार कर्मचारियों को ना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे, लेकिन
पहली कैबिनेट और पहली विधानसभा में ऐसा कानून बना के जाएंगे कि कर्मचारियों की पेंशन आगे कोई छीन ना सके, चाहे कोई सरकार है ना ये हरियाणा के अंदर रोड पे। और भाई हमारा संकल्प है कि अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनन जो गारंटी है अपने किसानों को, वो कानूनन गारंटी, और हमारे एससी भाइयों को, हमारे बीसीए के, हमारे जो एससी बीसी और छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार 100 गज के प्लॉट और मकान, इंदिरा आवास योजना के मकान के माध्यम से उनको जो अपनी सारी जो हमारे समय स्कीम्स चल रही थी उनके माध्यम से 100 गज के प्लॉट के साथ इंदिरा आवास योजना के माध्यम, जो इनकी सरकार में पूछना चाहता हूं, किसी गरीब का कोई मकान आया हो आप बता सकते हो? कोई मकान नहीं आया, केवल कागजों में उलझाया, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करी, नीचे किसी गरीब को राहत नहीं दी। ये गरीब विरोधी सरकार है। ये हमारे सारे भाइयों के लिए 3.5 लाख का जो किस्त वाला इंदिरा आवास योजना को लागू करेंगे और हमारे हर परिवार को 100 गज का प्लॉट और जो है उनके मकान की सहायता दिलवाने का हम काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है देश में, और फैमिली आईडी, जो फैमिली आईडी कहीं फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये जो पोर्टल, इनके सारे जो उसमें जो सारी इस तरह से जो झंझटों में लोगों को फंसाने का काम हुआ है, इस सारे झंझटों से लोगों को इसका समाधान कराने का हम काम करेंगे। और भाई जो देश में आज देश में लोकतंत्र पे, देश के लोकतंत्र पे आज हमला ये सरकार कर रही है, देश के संविधान पे। संविधान को अभी एक बीजेपी एमपी की का स्टेटमेंट आई कर्नाटक से कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया है बीजेपी ने कि 400 पार, ताकि संविधान हम बदल दें और संविधान तोड़ दें। मैं उनको कहना चाहता हूं देश का संविधान है बाबा साहब का संविधान, जिसके आधार पे देश आगे चला है। तो भाई संविधान को आप कुचलना चाहते हो, जब तक जो इस देश की जनता जागरूक है, संविधान को तो आप 1 इंच भी आपको संविधान को हिलाने नहीं देंगे। आज हम इनको कहना चाहते हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की बात आप कर रहे हो। देश के सभी जो भी विपक्ष में हैं उनको आप निशाने पे लेने की बात कर रहे हो। ये आप देश की लोकतंत्र की भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को। आज मैं देख रहा हूं केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल विपक्ष में कोई भी है, कोई भी नेता पूरे देश में विपक्ष में, उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों के उन पर मुकदमे बनते हैं और उनको जेलों में डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन कोई बीजेपी ज्वाइन कर जाए, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का कौन सा स्वरूप है? बड़े बड़े मुकदमे बने। एक कुलदीप बिश्नोई हमारे विधायक थे, कांग्रेस में थे पहले, आदमपुर से, राज्यसभा में आपकी वोट डाल दी, बीजेपी ज्वाइन हो गए। पहले आपकी एजेंसियां कहती थी, ये जो ईडी और आईटी कहती थी कि इनके हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति विदेशों में पकड़ी गई है। जब से वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उनके मुकदमे कौन से ठंडे बस्ते में गए हैं ये पता ही नहीं चल रहा। कहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार, कहीं नारायण राणे, बड़े बड़े घोटालों के जो अपना जिनके नाम चल रहे थे। लेकिन आपकी जांच एजेंसियां जांच करानी हो तो आप उनकी वहां जांच कराओ। कोरोना काल में जहां एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग अपने जेब से भी खर्च रहे थे, उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया और उसके चंदा लेने के 12 दिन के बाद उसको वैक्सीन की उसकी परमिट कराई और देश में उनको अपने जो मन चाहे भाव के अंदर वैक्सीन लगवाने की जो इजाजत दी। क्यों आपने लिया चंदा? वैक्सीन की कंपनी को आपको चंदा देने की क्यों जरूरत हुई और आपने चंदा क्यों लिया? बीजेपी को अगर जांच करानी है तो ऐसे विषयों का जांच करानी चाहिए। मगर ये तो मैं समझता हूं कि आज इनका अहंकार और इनका घमंड, तो भाई इनका अहंकार, इनका घमंड, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनका घमंड, इनका अहंगम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि